सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है और उसी उम्मीद के ज़रिए हम आपसे वार्ता कर रहे हैं। आप सभी को एडवांस ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक आप सबको, आप सबकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से एडवांस में। साथ ही जो चीज़ मैं पहले से कहता आया हूँ वो आज फिर कह रहा हूँ, एक दिन और बचा है लास्ट। शॉपिंग के लिए मत निकलना, कहीं भीड़ मत लगाना, किस तरीके की भीड़ इकट्ठा मत करना। ईद के प्रोग्राम पे भी कहीं भीड़ मत इकट्ठा करना। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आपको ये बहुत बहुत मुबारक किशोर भाई, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार, कोई प्रशासन से आपको डरने की ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अपने आप से डरने की ज़रूरत है। आपको अपने परिवार के लिए डरने की ज़रूरत है। ऊपर वाला ना करे कि किसी ऐसे भीड़ में कोई ऐसा भी आदमी हो जिसको हो कोरोना, तो आप सबका परिवार बर्बाद हो सकता है। अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए किसी भी तरीके की भीड़ का हिस्सा मत बनना, चाहे वो ईद का प्रोग्राम का कोई ईद हो, कोई जो है प्रोग्राम हो, और या फिर शॉपिंग के रही हो, या फिर किसी भी तरीके की कोई भीड़ हो। इसलिए मत सोचो कि गवर्नमेंट ने कहा है ये है वो, नहीं, यह आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। इसलिए कह रहा हूँ, इस चीज़ को ख्याल रखना कि आपकी सेफ्टी के लिए, आपके परिवार की सेफ्टी के लिए है। वालेकुम अस्सलाम भाई, नमस्कार राज भाई, कैसे हैं आप? सबको एक बार फिर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैंने सुना कि मुंबई से चली एक ट्रेन गोरखपुर के बजाय उड़ीसा पहुंच गई। गोरखपुर के बजाय उड़ीसा पहुंच गई। नहीं, बुलेट ट्रेन की बात मैं सोच रहा था कि अगर बुलेट ट्रेन होती है तो मुंबई से गोरखपुर आने के बजाय उतने टाइम पे उड़ीसा नहीं बल्कि पाकिस्तान पहुंच गई होती। कमाल है। खैर, पाकिस्तान का नाम आया है तो ये बात भी याद आ गई कि कल पाकिस्तान में जो हादसा हुआ, 100 से ज़्यादा यात्री एक फ़्लाइट में थे और वो फ़्लाइट क्रैश कर गई। इसकी वजह से सारे के सारे यात्री मारे गए। बहुत अफसोसनाक हादसा है ये, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी इंसानियत के लिए, किसी भी इंसान के लिए। 100 परिवार गमों में डूब गए उस दिन जब एक दिन बाकी था ईद का। 100 परिवार बर्बाद हो गए उस दिन, जिस दिन एक दिन बाकी था खुशियों का। मुझे अफसोस है, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ है, और अफसोस है कि 100 लोग एक साथ एक फ़्लाइट में, फ़्लाइट के इंजन डेड होने की वजह से 100 लोगों का एक साथ जलकर 100 लोग राख हो गए। कुछ अपने भाई लोग यानी इंडियन लोग इसका मजाक बना रहे हैं, कुछ तंज मार रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की बातें छोड़ दो। इसलिए छोड़ दो क्योंकि वो भी इंसान हैं, वो भी इंसान हैं, आम जनता है। जैसे आम जनता तुम लोग हो ना। अगर पाकिस्तान इस पर मजाक बनाए हमारा तो हमें बहुत बुरा लगेगा। अगर कोई इंसान हमारे यहाँ मर जाता है, कोई बस के नीचे आ जाता है, कोई ट्रक के नीचे आ जाता है, और पाकिस्तान को अगर मजाक बना दे इस बात का, तो खून खौल जाएगा, नफ़रत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो भाई नफ़रत कम कर दीजिए। आप हैं दूसरे मुल्क के बेशक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी मुल्क में इतने बड़े हादसे का आप मजाक बनाएंगे। अपने यहाँ भी हादसे होते हैं। 24 लोग, 30 लोग, 36 लोग, 12 लोग, 14 लोग ट्रक के नीचे आ जाते हैं। फ़्लाइट तो बहुत दूर की बात है, फ़्लाइट में हो तो न जाने कितने हो जाएंगे। अगर कोई कहे, कोई भी पाकिस्तानी, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन कोई भी कह दे कि अच्छा हुआ, मज़ा आया, क्या करोगे? जल के राख हो जाओगे ना। उस मुल्क से और उस मुल्क के लोगों से नफ़रत करने लग जाओगे ना। इसलिए कह रहा हूँ भाई, नफ़रत के बदले नफ़रत ही मिलेगी। वो भी आम इंसान थे, उनके घर परिवार बर्बाद हुए हैं। मुझे अफसोस है इस बात का कि 100 लोग एक साथ मारे गए, वो भी इंसान थे। इसलिए पाकिस्तान हमेशा से रद्दी फ़्लाइट खरीद लिया। रावल सिंह जी, ये ना कहिए, इंडियन एयरलाइंस से घटिया फ़्लाइट कोई नहीं होती है, हैं? आप फ़्लाइट पे नहीं बैठे होंगे, इसलिए आपको पता नहीं है। बात को आप बिगाड़िए मत। अब यहाँ से बिगाड़िए मत, वरना हम बोल देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। किसी ने नहीं बनाया मजाक। भाई साहब शैलेंद्र कुमार जी, मैं भेज दूँगा आपको 100 पोस्ट। मैं आपको 100 पोस्ट दूँगा। शर्त है, कुछ शर्त लगा लेना, फिर मैं 100 पोस्ट भेजता हूँ।
मजाक नहीं, बल्कि ये भी कहा गया कि अच्छा हुआ मर गए आतंकवादी हैं साले पाकिस्तानी। तो प्लीज़ इस पे बहस ना करें, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने सिर्फ ये कहा है कुछ लोग मजाक बना रहे हैं। अगर आपको बुरा लगता है तो 100 भेज दूंगा। और रही बात फ़्लाइट की कि पाकिस्तान रद्दी खरीदता है या क्या खरीदता है, ये सब बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि इंडियन एयरलाइंस से भद्दी और रद्दी कहीं की फ़्लाइट नहीं साहब। बैलगाड़ी फिर ठीक है, इंडियन एयरलाइंस ठीक नहीं है। जो एयरलाइंस में सफ़र करते हैं वो जानते हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में जो सफ़र करते हैं वो जानते हैं। बेशक शैलेंद्र भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पाकिस्तान की सरकार से दुश्मनी हो सकती है, वहाँ की आर्मी से दुश्मनी हो सकती है, लेकिन आवाम से नहीं। आवाम किसी भी देश की हो, हमसे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे जिस देश की आवाम हो, क्योंकि पिसना आवाम को ही होता है साहब। करतूतें सरकार करती हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं, लेकिन पिसना आवाम को पड़ता है। इसलिए आवाम के मरने पर खुशियाँ नहीं जताई जाती हैं। जो लोग जता रहे हैं खुशियाँ, वो लोग इस बात को समझ लें तो बेहतर होगा। खैर, वरना कल को आपको भी मजाक बनेगा तो फिर बुरा मत मानना, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक ट्रक के नीचे मर जाते हैं 24। एक ट्रक के नीचे 24 मर जाते हैं। भूल रहे हैं आप? एक ट्रेन के नीचे 16 आ जाते हैं, भूल रहे हैं आप साहब? और उनका गम 5 मिनट से ज़्यादा नहीं मनाया जाता है भारत में। 5 मिनट तो सारी फेसबुक लाइव भर जाती हैं, सारी फेसबुक पोस्टें भर जाती हैं, उसके बाद सब ख़त्म। पूछा है उन 24 और उन 16 और उनसे लगातार जो एक्सीडेंट हो रहे हैं मज़दूरों के, पूछा है उनके परिवारों से क्या हाल है इनके, क्या हाल है उनके? पूछा है किसी ने कि ईद में तुम्हारे घर पे खाना है कि नहीं है? अगर किसी ने पूछा है तो बताओ साहब। दिक्कत ये है ना कि मज़ा आता है सिर्फ दूसरे के गम में मज़ा लेने का बस। तो इसलिए कह रहा हूँ साहब, ऐसी चीज़ें रोक दीजिए, ऐसी चीज़ें रोक दीजिए, वरना कल को आपके देश में भी कुछ हो सकता है और लगातार होता रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ इतनी सुविधाएं नहीं हैं साहब। जब मुंबई से चली ट्रेन गोरखपुर के बजाय उड़ीसा पहुँच सकती है, तो फ्लाइट भी इंडिया से जो दिल्ली से चली होगी मुंबई के लिए, वो कहीं और पहुँच सकती है। ऐसे जब ड्राइवर नशे में होंगे तो क्या होगा? खैर जो भी हो, लेकिन बताना चाहता हूँ कि मजाक ना उड़ाया करें, पहली बात। दूसरी बात, भीड़ का हिस्सा ना बनना। 1-2 दिन और बाकी, वरना तुम्हारे ऊपर ये थोप दिया जाएगा। और सिर्फ 1-2 दिन बाकी की बात नहीं है, इसके साथ साथ याद रखना कि अभी साल 6 महीने किसी भीड़ का हिस्सा मत बनना। इसलिए नहीं कि सिर्फ तुम बदनाम किए जाओगे, बल्कि इसलिए भी कि तुम खतरे से खाली नहीं हो। जिस भीड़ में जाने को सोच रहे हो, जिस मार्केट में जाने को सोच रहे हो, याद रखना कि वहाँ कोई ऐसा हो सकता है जो कोरोना पॉजिटिव हो, कोई ऐसा हो सकता है जो कोरोना पॉजिटिव हो। तो फिर सोच लो क्या हो सकता है। वहाँ से तुम जाओगे तो शॉपिंग करने, लेकिन ख़रीद के वहाँ से क्या लाओगे? कोरोना अपने परिवार में बांटोगे आके। आदाब लिया समझिए भाई, ठीक है। तो इसलिए ये ना सोचना कि कल ईद निकल जाए उसके बाद फिर तो बिंदास हम घूमेंगे, कोई टेंशन नहीं, फिर तो मार्केट में भीड़ लगाएंगे, कोई बात नहीं साहब। यह आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, आपके परिवार की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक मेरे भाई, बहुत बहुत मुबारक आप सबको, ठीक है। आप सबके परिवार की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि किसी भीड़ का हिस्सा तब तक ना बने जब तक कम से कम ये देश से ख़त्म ना हो जाए, ये कोरोना ख़त्म ना हो जाए। जब तक तब तक किसी भी भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश ना करें, किसी भी तरीके से इससे दूर रहें, अपने बचाव करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, ग्लव्स यूज़ करें, हर चीज़ बिल्कुल सेफ़, मास्क, हर चीज़ बिल्कुल सेफ़ रखें। अपने आप को सेफ़ रखेंगे तो आपकी फैमिली भी सेफ़ रहेगी, वरना हालात तो आप जानते ही हैं क्या हो रहा है। हाँ, अब तो सरकार ने तो राम भरोसे छोड़ दिया गया है जनता को। हाँ बिल्कुल, सरकार ने जो है राम भरोसे छोड़ दिया, और जनता को भी समझना होगा कि वो धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे, नेता के नाम पे वोट देना बंद कर दे। आपको भी बहुत बहुत मुबारक भाई, बंद कर दे। क्यों? अगर आपके क्षेत्र का विधायक, आपके क्षेत्र का सांसद अच्छा होता तो वो काम कर रहा होता। नहीं कर रहा है मतलब आपने उसे वोट नहीं दिया था, बल्कि पार्टी पे और धर्म पे वोट दिया था। मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है, क्योंकि पर्व त्यौहार मनाने के लिए अपने ही आते हैं और अपनों के मरने पर किसी को खुशी नहीं होगी। बेशक सही बात है, बेशक राज भाई, नमस्कार शिव भाई, ठीक है। तो मेरे भाइयों, इसका ख्याल रखो, थोड़ा सा इंसानियत मुझे लगता है कि ज़रूरी हो गई है आज के दौर में, क्योंकि हम इंसानियत से बहुत दूर जा रहे हैं। हम इंसानियत से बहुत दूर जा रहे हैं, हम इंसानियत से। तो कोशिश करना कि थोड़ा सा नज़दीक आ सको। हाँ, जो लॉकडाउन में जो लोग मदद कर रहे हैं,
अच्छा, ये शैलेंद्र कुमार जी कह रहे हैं ये आप गलत बात कह रहे हो कि आपको बदनाम किया जाएगा। आप उन हिंदू लोगों के बेइज्जती कर रहे हैं जो मुसलमानों को अपना भाई मानते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं शैलेंद्र कुमार भाई, बिल्कुल नहीं। बदनाम कौन करता है? हाँ, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, बेशक किया जाता है। बदनाम कौन करता है? हिंदू बदनाम नहीं करता है साहब, मीडिया बदनाम करती है, सरकार के नुमाइंदे बदनाम करते हैं। तो इसमें हिंदुओं का कोई मसला ही नहीं है भाई। मैंने ये नहीं कहा कि हिंदू बदनाम करेंगे आपको, मैंने भी कहा है कि बदनाम किए जाओगे आप। मतलब मीडिया और सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं वो बदनाम करते हैं मेरे भाई, ऐसा ना कहें प्लीज़। आपको भी बहुत बहुत मुबारक शिदांशु भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। साहब पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिजवी है साहब, एहतशाम रिजवी। तो प्लीज़, और इस त्यौहार को कम से कम आप सब इसमें मिल नहीं सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब मिलें, बाकी मैंने होली में और ईद में या किसी भी प्रोग्राम में मैंने कहा कि एक दूसरे धर्म के लोगों से मिलिए, लेकिन इसमें ये नहीं कहूँगा कि एक दूसरे धर्म से मिलिए, बल्कि इसमें ये कहूँगा कि एक दूसरे धर्म के लोगों को मैसेज कीजिए। एक दूसरे धर्म के लोगों को मैसेज कीजिए, उनसे हाल चाल पूछिए, उनको बधाई दीजिए, खुशियाँ बांटिए उनके साथ। ईद के मौके पर व्हाट्सअप यूज़ कीजिए, डिजिटल इंडिया का फ़ायदा उठाइए, डिजिटल इंडिया का फ़ायदा उठाइए और इस ईद के पर्व को हिंदू मुस्लिम एकता का पर्व बनाइए। सभी हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों से अपील है मेरी ये। क्या है साहब कि आज के दौर में हर चीज़ का गलत इस्तेमाल किया जाता है, सही इस्तेमाल करने के लिए हम सोचते ही नहीं हैं उसको, सही इस्तेमाल करने के लिए हम सोचते ही नहीं हैं। और हाँ, एक बात और, मीडिया जो है ना, उससे दूर रहना। वो कुछ भी नया बम फोड़ सकती है लाके, कोई भी नया बम ला करके फोड़ देगी कि साहब ये मुसलमानों ने कर दिया, और हिंदू भाइयों के दिल में नफ़रत बिठा देगी मुसलमानों के लिए, सीधे तौर पे, बिल्कुल। हाँ, मुझे याद आया मीडिया से, मुसलमानों को सहरी इफ्तारी दे रहा है वैष्णो देवी मंदिर, लोगों ने कहा ये है असली भारत। बिल्कुल, ये है असली भारत, बेशक सच है, बेशक मानता हूँ इस बात को। याद आया कि जी न्यूज़ में जो मिले थे कुछ कोरोना बम, 28-29 कोरोना बम मिले थे, जो कि सुधीर चौधरी द्वारा बताया गया था, मौलाना सुधीर चौधरी द्वारा बताया गया था कि 28-29 कोरोना बम मिले हैं जी टीवी के, जी न्यूज़ के स्टूडियो में, बाकी 50 के ऊपर हैं। लेकिन वो हैं कहाँ आज के दौर में? वो हैं कहाँ क्वारंटाइन किया गया है उनको और उनके परिवार वालों को? जी न्यूज़ पे ताला लगा क्या हैं? अच्छा, ये भी सुना है कि जी न्यूज़ की टीम को धमकाया गया है कि बुखार और खांसी तो हो रही है लेकिन तुम्हें काम करना होगा। नहीं, पूछ रहा था मैं ऐसे ही। इसमें मौलाना सुधीर चौधरी साहब का क्या रोल है, कोई बताएगा? नहीं, जमात वालों में तो पॉजिटिव जो नहीं आए थे उसके पहले ही उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था। मौलाना साद को भी क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था, आतंकवादी, नक्सल है, न जाने क्या क्या उसके ऊपर जो है बताया गया था। तो मौलाना सुधीर चौधरी के बारे में क्या ख्याल है आप सबका? जी न्यूज़ लॉक किया गया क्या? अच्छा, जी न्यूज़ वाले जहाँ जाते हैं, माइक अपना पकड़ के जाते हैं जहाँ, क्या ख्याल है उसके बारे में? हज़ारों मज़दूरों की भीड़ में जा कर के, मैं एक बहुत ही बढ़िया आपको गणित समझाता हूँ, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में आपको डीएनए बताया जाता है। मतलब वो अंदाज़ नहीं होगा लेकिन वो चीज़ होगी, जैसे समझाते हैं वो आपको, आपके दिमाग को वो जैसे ब्रेन वॉश करते हैं आपको, वही मैं ब्रेन वॉश करने वाला हूँ आपका। देखिए कैसे। देखिए, जी न्यूज़ का 29, मैं अगर जी न्यूज़ की मानूँ तो 28 या 29 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो अभी भी कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं। यानी कि वो 28-29 प्लेस पे जाएंगे वो, और जाहिर है कि जी न्यूज़ वाले वहाँ जाते हैं जहाँ भीड़ होती है। नहीं, अगर जी न्यूज़ की माने तो सन्नाटे में तो रिपोर्ट नहीं मिलती है, रिपोर्ट मिलती है चौराहों पे। 1000 की भीड़ अगर है और वहाँ एक कोरोना पॉजिटिव चला गया, 1000 को कोरोना हो गया, और वो 1000 डिवाइड करके छोटे छोटे गाँवों में जाएंगे, 1000 लोग 1000 गाँव में, 1000 गाँव में जाएंगे, यानी 1000 गाँव में फिर कम से कम अगर 10-10 मान लो कोरोना पॉजिटिव मिल जाएं, तो इसका भांडा किसके ऊपर फूटेगा? इसकी गणित कौन लगाएगा? नहीं, पूछ रहा था, मतलब ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है। अच्छा, रजनीश कुमार सिंह, चलिए मैं थोड़ा सा जी न्यूज़ से हट करके रजनीश कुमार सिंह तक आ जाता हूँ। चलिए,
अबे नालायक, नेताओं की, पॉलिटिशियनों की नाजायज़ औलाद, अगर तू स्कूल गया होता, अगर तेरे नाजायज़ बापों ने अच्छे स्कूल बनाए होते, अगर तेरे नाजायज़ बापों ने अच्छे स्कूल बनाए होते तो तू पढ़ा लिखा होता, और पढ़ा लिखा होता तो तू मुसलमान भी लिखना जानता और आतंकवादी भी लिखना जानता। तू ना मुसलमान सही लिख पाया है और ना आतंकवादी सही लिख पाया है, लेकिन मुसलमान को आतंकवादी कहने की जो तेरे अंदर चाहत है, जो तेरे नाजायज़ बापों ने तेरे अंदर भर दी है, वो तूने दिखा दिया। शाबाश बेटा। मुझे सोचता हूँ, अगर कुछ देर कोई ऐसा नहीं आता, कुत्ता कोई नहीं आता, तो मैं सोचता हूँ कि ये कुत्ते कहाँ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश में इन कुत्तों का सफाया हो गया हो, कहीं तो ऐसा नहीं कि ये इंसान बन गए हों। लेकिन नहीं, ये बार बार दिखाते हैं कि नहीं साहब, हम कुत्ते के कुत्ते ही रहेंगे। अब इनके नाजायज़ बापों ने, जिनको इन्होंने बाप बना लिया है नहीं इनके बाप, लेकिन इन्होंने बना लिया है, उन्होंने स्कूल कभी बनाए नहीं। स्कूल की हालत बद से बदतर रही, कभी स्कूल जा नहीं पाए, गुलामी करते रहे, तलवे चाटते रहे अपने नेताओं के चप्पल चाटते रहे, जूते चाटते रहे हमेशा। इसीलिए ना इनको मुसलमान लिखना आता है और ना ही इन्हें आतंकवादी लिखना आता है। ये मामला है। तो रजनीश कुमार, मुझे लगता है तुम्हारा जवाब तुम्हें मिल गया होगा। अगर जवाब मिल गया है, उचित जवाब मिल गया है, तो जा सकते हो, और अगर उचित जवाब नहीं मिला है तो वेट करो, एक आध कमेंट्स और कर देना। हमारे पास बहुत कुछ है। तुम जैसे कुत्तों के लिए मेरे पास बहुत कुछ रहता है, चिंता ना करना। क्या है साहब कि इतना ज़्यादा तुम लोगों ने पका दिया है ना कि भट्टी से लाल होके निकला हूँ, बिल्कुल पक के निकला हूँ। तो समझ जाओ साहब, जिस दिन देश को ज़रूरत है कि सब एक साथ मिल करके काम करें, आपको ये बहुत बहुत मुबारक भाई, जिस दिन देश को ज़रूरत है कि सब लोग एक साथ खड़े होकर के काम करें, उस दिन इस तरह के कुत्ते आकर के लड़ाई झगड़ा तैयार करते हैं। वाह भाई वाह। अच्छा, वो एक पकड़ा गया था, याद है, कश्मीर से, क्या नाम था उसका, एसपी था, क्या था वो, मुसलमान था क्या वो? आए दिन पकड़े जाते हैं। क्या है, गूगल कर कभी रजनीश। ओ सॉरी, तू तो पढ़ा ही नहीं, तो गूगल कहाँ से करेगा? पढ़, पता कर कितने आतंकवादी कौन होते हैं, समझ में आ जाएगा। भारत में कितने हैं तो पता चल जाएगा। तो बेटा जा करके ये अमीश देवगन से कहना, ताकि वो तेरी वाहवाही करे। यहाँ मज़ा नहीं आएगा। आपको ये बहुत बहुत मुबारक भाई, बहुत बहुत मुबारक आप सबको। तो समझ रहे हैं, मैंने एक वीडियो देखी है, एक बेचारा गरीब इंसान, यानी गरीब मतलब नहीं लगता था कि वो करोड़पति है, मिडिल क्लास कह सकते हैं। वो मिडिल क्लास बेचारा कुछ खाने के पैकेट बना करके घर से लाया था और सड़क पे कहीं खड़ा बांट रहा था। चूँकि सर पे टोपी थी उसके, वो मुसलमान था, तो कोई ले नहीं रहा था उससे, और वो रो रहा था। आपको ये दिनेश भाई बहुत बहुत मुबारक। वो रो रहा था, और मैंने कहाँ देखा, एक हिंदू बहन ने उसे शेयर किया था और कहा था कि जो लोग आज तुमसे नहीं ले रहे हैं, ये कल तुमसे भीख मांगेंगे एक एक रोटी की। जो लोग आज तुमसे नहीं ले रहे हैं, सिर्फ धर्म के नाम पे नहीं ले रहे हैं। हाँ, देवेंद्र सिंह, सही है, सलमान खान, शुक्रिया सलमान शेख। देवेंद्र सिंह, तो उसको देवेंद्र सिंह को देवेंद्र अहमद बता दिया होगा इन लोगों ने, ये दिक्कत है ना, देवेंद्र अहमद बता देंगे उसको। तो उस हिंदू भाई ने लिखा था कि जो लोग आज तुमसे खाना नहीं ले रहे हैं ये सोच करके कि तुम मुसलमान हो, कल जब भूखे मरेंगे तो यही तुमसे भीख मांगेंगे आज आकर के और कहेंगे कि दे दो, तब नहीं सोचेंगे कि मुसलमान हो कि हिंदू हो। आज इनकी चर्बी चढ़ी हुई है, खाए हुए हैं इसलिए चर्बी चढ़ी हुई है। तो ये वही लोग हैं जो नहीं ले रहे थे वहाँ, वही से ही लोग हैं ये राजेश्वर जैसे लोग। कई वीडियो देख रहा हूँ। क्या कहोगे उनको? कपड़ों से पहचान हो जाती है कौन है ये। बसों के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, साइन बोर्ड लिए खड़े हैं, ठहरिए, खाने का इंतज़ाम है, खा लीजिए तब आगे जाइए। कपड़ों से पहचान होगी साहब। क्या ज़बरदस्त बात कही थी हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तेजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्या बात कही थी कि कपड़ों से पहचान हो जाती है साहब। बेशक प्रधानमंत्री जी, हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने ये पहचान बताई। किसी भी रास्ते, किसी भी गली में निकल जाइए, आपको कपड़ों से पहचान हो जाएगी कौन क्या है, कितनी असलियत है, देश प्रेम कितना किसके अंदर भरा हुआ है, इंसानियत से मोहब्बत करना कितना किसको आता, सब कुछ पहचान हो जाएगी कपड़ों से।
कर लीजिए साहब कपड़ों से पहचान। शुक्रगुजार हूँ मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये पहचान बताई ताकि आम इंसान भी पहचान सके कि हाँ, ये कपड़े वाले जो होते हैं, ये कपड़े वाले जो होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि ज़बरदस्ती हाथ जोड़ जोड़ के खिलाते हैं। ज़बरदस्ती गाड़ी रोक रोक के खिलाएंगे नहीं, खा के जाना पड़ेगा आज तो। क्या ख्याल है साहब? अच्छा, मैं एक बात और बता दूँ। कुछ दिन पहले अभी एक साहब ने मुझे मैसेंजर किया था। अभी मैं मैसेंजर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जब मैसेंजर यूज़ करूँगा तो उन साहब को भेज दूँगा रिपीट। एक मैसेंजर पर साहब ने मुझे मैसेज भेजा था और ये दिखाया था कि एक मस्जिद को शक्तिशाली बनाने के लिए एक हिंदू आदमी की बलि चढ़ाई गई, दीवार में उसे चुनवा दिया गया बलि चढ़ा के। उन्होंने मुझे लिंक भेजा था किसी न्यूज़ का। कल ऑल्ट न्यूज़ ने उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि ये फेक न्यूज़ थी। जिस चैनल ने बनाया था वो फेक है। जैसे कि आजकल वेब पोर्टल्स आ गए हैं, वेब पोर्टल्स जो आए हैं ये सब के सब ये 10,000 में रजिस्टर होते हैं, उसके बाद ये शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आजकल असली खबर दो तो कोई नहीं सुनेगा, और ऐसी खबरें दो ना कि मस्जिद को शक्तिशाली बनाने के लिए चढ़ाई गई हिंदू भाई की बलि, ये हेडिंग रख दो, देखो कितना शेयर होगा ताबड़तोड़। तो उससे कमाई का ज़रिया अच्छा होता है। तो वेब पोर्टल बनाने वाले 10,000 पे बनाते हैं और 10 लाख इस तरह से फेक न्यूज़ से कमाते हैं। तो वेब पोर्टल पर भरोसा मत करना, ये फेक न्यूज़ है। तो मैं मैसेंजर यूज़ करूँगा जब, तो उन साहब को भेज दूँगा वो लिंक ताकि वो देख लें। उन्होंने भेज दिया था बड़े प्यार से मुझे, लेकिन मैं भी उनको रिपीट कर दूँगा, भाई साहब बड़े प्यार से आप भी रिटर्न ले लो थोड़ा। अच्छा, मैं खामोश था क्योंकि मुझे पता था कि वेब पोर्टल है, प्रमाणित नहीं है खबर। तो ऐसे ऐसे लोग हैं इस देश में कि नफ़रत फैलाने के लिए न जाने क्या क्या करते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। मुझे लगता है कुछ हद तक हिंदू मुसलमान कम हुआ होगा देश में, कम होना चाहिए, क्योंकि भूख से तो सभी मर रहे हैं ना। भूख से तो सभी मर रहे हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान। और ये लॉकडाउन जिस तरह चल रहा है, इस टाइम जिस हिसाब से भारत की सिचुएशन है, जिस तरह कंपनियां निकाल रही हैं अपने वर्कर्स को, 12 घंटे आपको काम करना होगा। पता चला आपको? नहीं, पता नहीं चला होगा। पता है, यह कानून बनाया है भारत सरकार ने कि अब आप मजदूरी 8 घंटे नहीं 12 घंटे करोगे। जी, 12 घंटे करोगे। पता चला आपको? नहीं पता चला होगा। आपको क्या पता चलेगा साहब? आपको ये पता चला होगा फला मुसलमान के चक्कर में कोरोना फैल गया, ये पता चला होगा। मगर ये पता नहीं चला होगा कि सरकार ने आपके खिलाफ क्या करतूतें की हैं। हाँ, 12 घंटे कार्य करना होगा आपको, 8 घंटे नहीं साहब। और हाँ, आप जॉब छोड़ नहीं सकते हैं जब तक कंपनी न चाहे। जब कंपनी चाहे तो वो 1 सेकंड में आपको निकाल के लात मार के घर भेज सकती है, जब चाहे तब। आप नहीं पूछ सकते कि साहब कैसे, ना। उनकी मर्ज़ी, उनकी कंपनी, उनके कानून चलेंगे। यानी कुल मिलाकर के बंधुआ मजदूर। मुझे लगता है कहना पड़ेगा साइमन कम बैक, तुम ही ठीक थे भाई, तुम ही ठीक थे। कम से कम देश को तरक्की तो मिल रही थी, आज तो साली वो भी ठप हो गई। 12 घंटे काम करना है, जब कंपनी चाहे तब निकाल दे, जब कंपनी चाहे तब रखे, जब चाहे अपनी मर्ज़ी से निकाल दे। हम अपनी मर्ज़ी से नहीं निकल सकते हैं। काम 8 की जगह 12 घंटे। वाह साहब वाह, क्या गजबे देश बनाया है साहब आपने। अच्छा, कमेंट्स मेरे रुके हुए थे, अभी देखा। रे वाह भाई, इसमें तो बहुत सारे कमेंट्स आ गए। मैंने किसी कमेंट्स देखे नहीं थे, सॉरी। मैं तो एक ही कमेंट्स पे रुक गया था, वही राजेश्वर वाले पे, मैंने देखा नहीं। चलिए, जिन लोगों को नहीं देख पाए हैं माज़ा चाहता हूँ उसके लिए। तो देखना, ये 12 घंटे काम करना पड़ेगा अब आपको, किसी भी फैक्ट्री में, किसी जगह मजदूरी करना पड़ेगा। और उसके बाद आप नहीं निकल सकते हो 3 साल पहले से। हाँ, कंपनी चाहे तो लात मार देगी, जब चाहे 11 घंटे काम कराएगी, 12वें घंटे लात मार देगी, बोलेगा कल से मत आना, ये पकड़ो अपना रिज़ाइन, सस्पेंड ऑर्डर। रिज़ाइन कहाँ कर सकते हो? पता चलेगा साहब, आपके पीछे क्या क्या हो रहा है, सब पता चलेगा। आपको पता है कितना लोन लिया है कोरोना के नाम पे विदेशों से, वर्ल्ड बैंक से? पता है? नहीं। इतना लिया है कि 70 सालों तक फिर से चुकाना पड़ेगा। 70 सालों तक फिर से चुकाना पड़ेगा। बहुत बड़ा एक संकट आने वाला है भारत पे, बहुत बड़ा संकट। कोरोना से भी बड़ा संकट एक आने वाला है, पता है आपको? नहीं पता होगा। बेरोज़गारी का संकट, भूखमरी का संकट। देखे ना,
आगे चल के देखना क्या होने वाला है। आगे चल के देखना क्या होने वाला है। ये संकट ऐसा आएगा कि तबाही मच जाएगी पूरे भारत में। किसी ने सोचा नहीं है क्या होने वाला है, कोई प्लान नहीं है इसके लिए, कोई प्लानिंग नहीं की गई। कौन खिलाएगा, कितने दिन खिलाएगा? 1 महीना 2 महीना तो हो गए, लोग जितनी मदद कर सकते थे कर दिए। जो लोग मदद कर रहे थे उनके पास खुद ख़त्म हो चुका है, वो खुद किससे मदद मांगेंगे अब? अभी तक तो सिर्फ मजदूर तबका था जो परेशान था, अब तो मिडिल क्लास तक बात आ गई। करोड़पतियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब ऐसे ही मरेंगे। इसलिए कह रहा हूँ साहब, वोट देते टाइम अगर ज़रा से सोच लो ना, सिर्फ एक काम, और ये सब कुछ सुधर सकता है। मज़े की बात है, ये सब कुछ आप सुधार सकते हैं, 1 मिनट में सुधार सकते हैं। जी हाँ, आपके अंडर में है ये सब कुछ। ये सब कुछ आप ही बदल सकते हैं। कोई एहतिशाम रिजवी इसको नहीं बदल पाएगा, कोई दूसरा हाथ भी नहीं बदल पाएगा। नमस्कार जयगुप्त भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक, शुक्रिया मेरे भाई। आप बदल सकते हैं। कैसे? वोट से। जब वोट पड़ने लगेंगे तो हमको राहुल चाहिए, हमको मोदी चाहिए, हमको अखिलेश चाहिए, हमको मायावती चाहिए, ऐसा नहीं। आपको भी नबील अली बहुत बहुत मुबारकबाद। ये सब चाहिए आपको, तब आपको अपने क्षेत्र के सांसद चोर है कि डकैत है कि बलात्कारी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब चुनाव होते हैं प्रदेश के तो हमें क्या चाहिए? योगी चाहिए। नहीं, योगी तो खैर अचानक से आ गया था। हमको भाजपा चाहिए, हमको सपा चाहिए, हमको बसपा चाहिए, हमको कांग्रेस चाहिए, है ना। हमको हमारे क्षेत्र का अच्छा विधायक नहीं चाहिए, हमको चाहिए मुख्यमंत्री। कमाल है साहब, तुम्हारे क्षेत्र में नालियाँ मुख्यमंत्री नहीं बनवाएगा, वो तुम्हारे क्षेत्र का विधायक बनवा सकता है। बेवकूफ़ों, कौन से कैसे समझोगे? तुम्हारे स्कूल मुख्यमंत्री आके नहीं बनवाएगा, उसको ज़रूरी ये है कि विधायक तुम्हारा वो बात पहुंचाएगा वहाँ तक। तो तुमने जब अपना दूत जो है तुम्हारा वही ठीक नहीं चुना है तो फिर क्या हो सकता है साहब? अपना दूत नहीं। बहुत बुरा टाइम आने वाला, बिल्कुल मीना बहन, बिल्कुल बहुत बुरे दिन आने वाले हैं और शुरुआत हो चुकी है उन दिनों की। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ये मुस्कुराहट ये मत समझना कि हम आप पर तंज करके हंस रहे हैं, ये समझना कि हम हंस इसलिए रहे हैं ताकि आपको ये लगे कि आखिर गम कितना ज़्यादा है। इसको समझना, कोशिश करना समझने की। जो दूत पहुंचाता है आपकी बात, जो आपके लिए सिफारिश करता है विधायक, जो मुख्यमंत्री से जाकर के कहेगा कि साहब हमारे क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं, हमारे क्षेत्र में स्कूल नहीं है, हमारे क्षेत्र में बेरोज़गार हैं, वो कहना पड़ेगा उस आदमी को। वो आदमी जाकर के कहेगा। वही आपने अच्छा नहीं चुना है तो कौन कहेगा जाकर के? सांसद जो प्रधानमंत्री से जाके कहे, संसद भवन में जाके कहे कि हमारे क्षेत्र में स्कूल नहीं है, हमारे क्षेत्र में मेडिकल सिस्टम बेहतर नहीं है, वो कहेगा जाकर के वहाँ बात रखेगा अपनी, वहाँ से पैसा लेकर के आएगा, आपको बनवा के देगा? नहीं, हमें वो तो करना ही नहीं साहब। प्रधानमंत्री चुनेंगे हम तो डायरेक्ट, अमेरिका के बाप है ना हम, डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनेंगे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनेंगे हम। सांसद विधायक से कोई मतलब नहीं हमको। आपकी बहुत बहुत मुबारकबाद भाई, शुक्रिया रोहित भाई। डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुन लो बस। साला सांसद बलात्कारी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चोर हो कोई बात नहीं, डकैत हो कोई बात नहीं। जितना पैसा प्रधानमंत्री कोष से आता है, जो सांसद निधि में आता है या जो दूसरी सर्विसेज के लिए आता है, वो सब खा जाए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। जब वही नहीं ठीक होगा तो काहे जितना भी पैसा सरकार दे दे तुमको, कभी तुम तक नहीं पहुंचेगा। तुम तक पैसा पहुंचाने के लिए, तुम तक वो बातें पहुंचाने के लिए, तुम तक वो ज़रूरतें पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि तुम तक पहुंचने वाला आदमी ईमानदार हो, और वो हो नहीं सकता भारत में। वो इसलिए नहीं हो सकता कि आप सब हार मान चुके हो। कि आपके क्षेत्र में कोई, मैं कैसे मान लूँ कि आपके विधानसभा क्षेत्र में एक ईमानदार आदमी नहीं है? मैं कैसे मान लूँ कि आपके लोकसभा क्षेत्र में एक ईमानदार आदमी नहीं है जो सांसद बनने के लायक हो, आपके क्षेत्र में काम करने के लायक हो, आपके क्षेत्र में विधायक बनने के लायक हो, आपके क्षेत्र में काम करने के लायक? क्या आपका क्षेत्र इतना ज़्यादा जहरीला हो चुका है कि एक आदमी नहीं है 10 लाख में, 50 लाख में? एक आदमी नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर शर्म आनी चाहिए आप सबको, शर्म आनी चाहिए, हमको भी आनी चाहिए। हम सबको जोड़ते हैं इसमें, हमको भी शर्म आनी चाहिए। अगर हमारे क्षेत्र में एक आदमी ऐसा नहीं है जो विधायक बनने के काबिल हो तो शर्म आनी चाहिए हमें। कम से कम 10 लाख तो वोटर होते हैं विधायक क्षेत्र में, बहुत कम मान लिया तो विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख मान लिया, यानी 10 लाख लोगों में एक लोग ऐसे नहीं हैं जो ईमानदार हों। लानत है, ये कौन सा देश बना दिया साहब? 10 लाख में एक ईमानदार नहीं, तो फिर हमारा भारत महान कैसे हो गया? कौन कहता है कि हमारा भारत महान है अगर हम 10 लाख में एक नहीं है ईमानदार?
तो हम ईमानदार नहीं हैं। अगर हम ईमानदार नहीं हैं तो हम महान कैसे हो गए? फिर क्यों हम भारत माता की जय और भारत महान और मेरा भारत महान किया करते हैं? बिल्कुल ईमानदार हैं अगर तो बेशक, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमको अपने क्षेत्र के उन राजनीतिक पार्टियों से छुटकारा चाहिए होगा जो सिर्फ लूटने का काम करते हैं। हमें उन लोगों को आगे लाना होगा, हमें समाज के उन अच्छे लोगों को लाना होगा सामने जो कार्य पर भरोसा करते हैं, आपके साथ मिल करके, आपके सहयोग करके आपके क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं और कार्य पर भरोसा करते हैं। हमें उन लोगों को सामने लाना पड़ेगा, उन लोगों को ताकत देनी पड़ेगी और उनकी ताकत बननी पड़ेगी। पैसा नहीं होगा उनके पास, और पैसे की ज़रूरत है। मैं सोचता हूँ कि पैसे की क्या ज़रूरत है? किसी विधानसभा में अगर किसी विधायक को जिताना है तो पैसे की क्या ज़रूरत है? ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। अगर क्षेत्रवासी चाहें तो फिर पैसे की क्या ज़रूरत है? एक गरीब आदमी को विधायक क्यों नहीं बनाया जा सकता है? अगर वो ईमानदार है, पैसा नहीं है उसके पास लड़ने भर का, तो हम उसको विधायक क्यों नहीं बना सकते हैं? हमें पैसे की क्या आवश्यकता है उसके विधानसभा में जाने में? जाता गड्डियों से नहीं है साहब, जाता वोटों से है। अब निर्भर करता है कि आप अपना वोट गड्डियों पे बेचते हैं या अपने बच्चों के भविष्य के नाम पे देते हैं। अयूब भाई कह रहे हैं एक बात जवाब दो भाई। जी मैं देख लेता हूँ भाई, मैसेज छूट गया हो तो जवाब दो भाई। दूसरा मैसेज भी यही है, जवाब दो भाई का। अच्छा तीसरा देख लेता हूँ भाई। आपके मैसेज बहुत ऊपर। आपको ईद मुबारक भाईजान। आपको भी बहुत बहुत मुबारक भाईजान, बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद भाई। हैं तो भाई कहाँ से पैसे की ज़रूरत पड़ गई भाई? कहाँ से पैसे की ज़रूरत है? किस लिए पैसे की ज़रूरत है? कौन लोग हैं जो अपना वोट दे रहे हैं पैसे के नाम पे? कहीं यही लोग तो नहीं हैं जो दौड़ के आ रहे हैं? कहीं यही लोग तो नहीं हैं जो पैदल आ रहे हैं? कहीं यही लोग तो नहीं हैं जो आज रो रहे हैं? कहीं यही लोग तो नहीं हैं जो आज भूख से मर रहे हैं? अगर यही लोग हैं तो इन्हें समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने अपने नाम अपना वोट किसी पैसे पे ना बेचा होता, दारू पे ना बेचा होता, मुर्गे पे ना बेचा होता, तो आज आपके यहाँ ऐसे हालात ना होते। आप अगर अपने क्षेत्र के लोगों को ज़रा से भी समझते होते तो बताइए प्रचार कैसे होगा? अगर समाज के लोग चाहेंगे तो प्रचार भी होगा हमद भाई। अगर समाज के लोग एक साथ होंगे, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ भाई वहदत भाई, अगर समाज के लोग एक साथ हैं तो फिर प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रचार वही लोग करेंगे जो लोग वोटर हैं, जो लोग वोट दे रहे हैं, वही प्रचार करेंगे। एक विधायक अगर आपके क्षेत्र में खड़ा हो रहा है, उसके गांव के लोग उसको खड़ा कर रहे हैं, तो उसके गांव के लोग खुद प्रचार करेंगे उसके लिए। किस आदमी को मैं जानता हूं, ये ईमानदार है, ये काम करने वाला है, कर सकते हैं। और वो गांव के लोग दूसरे लोगों को मना सकते हैं और दूसरे तीसरे को मना सकते हैं। इस तरीके से अगर वोटर्स चाहेंगे तो एक से दूसरे तक बात पहुंचाने में कोई मुश्किल नहीं है। दंगे कैसे होते हैं? दंगे हो जाते हैं बड़े से बड़े दंगे हो जाते हैं। कोई कहीं प्रचार नहीं करता दंगे का, लेकिन दंगे हो जाते हैं। साहब एक बार बोल दिया, एक जगह अनाउंस कर दिया कि फला साहब ने गाय काट दिया, बस पूछा नहीं, मारना शुरू हो गए। 1 लाख की भीड़ बट हो गई साहब, घर में घुस के मार डाला उसको। फ्रिज में उसके गोश्त रखा है, पता चल गया कि फ्रिज में गोश्त रखा है। किस चीज़ का गोश्त है, क्या है, गोश्त है भी कि नहीं पता नहीं, साहब ने बोल दिया कि फ्रिज में गोश्त है, बात ख़त्म, मार दिया गया। तो जब साहब बोल रहे हैं कि ये आदमी ईमानदार है और वो काम करके दिखा चुका है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में लोग हैं जो निस्वार्थ काम कर रहे हैं, निस्वार्थ काम कर रहे हैं। पावर नहीं है उनके हाथ में, लेकिन वो अपनी भरपूर कोशिश करते हैं काम करने की। बहुत बहुत मुबारकबाद भाई साहब, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। निस्वार्थ काम कर रहे हैं वो लोग। ऐसे लोगों को अगर ताकत दी जाएगी तो ये सब कुछ खत्म हो सकता है, सब कुछ खत्म हो सकता है। जितनी प्रॉब्लम्स है ना, सब खत्म हो सकती हैं। मैं दावत देता हूँ, मैं सभी भारतवासियों को दावत देता हूँ कि आपके गांव, आपका गांव जो है, गांव की बात करता हूँ, विधानसभा छोड़, आप विधानसभा लोकसभा छोड़ दीजिए, आपका गांव बात करता हूँ। अपने गांव के प्रधान से कहिएगा, अपने गांव के प्रधान से अगर आपसे बनती है, क्योंकि आजकल तो प्रधान से भी नहीं बनती, अपने गांव के प्रधान से अगर बनती है तो आप उससे मुझसे बात कराइएगा। हमारी टीम वहाँ जाएगी 1 हफ्ते के लिए, हमारी टीम वहाँ 1 हफ्ते के लिए जाएगी। वादा करते हैं साहब, 1 हफ्ते के बाद आप सब वो काम खुद शुरू करेंगे, और काम शुरू करने के बाद फिर आपको 1 साल के अंदर आपका गांव ऐसा हो जाएगा कि आपको बाहर रोज़गार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 हफ्ते हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी, उसके बाद आती जाती रहेगी। 1 हफ्ते वहाँ रह करके आपको समझा के सिखा के आएगी, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? कोशिश कीजिए। पता है ग्राम निधि में कितना पैसा आता है? पंचायत निधि में कितना पैसा आता है पता है? बहुत कुछ हो सकता है साहब गाँव में, बहुत कुछ। आपको भी वरुण भाई बहुत बहुत मुबारकबाद भाई, मेरे भाई बहुत बहुत मुबारक। अयूब भाई आपको भी बहुत मुबारक।
अजमल भाई वालेकुम सलाम। बहुत पैसा आता है, बे लिमिट पैसा आता है। अब तो ये नरेगा वगैरह भी है तो और ज़्यादा, जितना खर्च करो उतना करो। वो 40-60 का रेशियो होता है, और वो और अच्छी बात है कि 40% पक्का और 60% कच्चा काम कर सकते हो अगर ये प्रधान चाहे। मैं चैलेंज करता हूँ भारत के सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान को, प्लान हम देंगे आपको, करिए अपने क्षेत्र के लिए काम, करिए अपने क्षेत्र के लिए काम। एसडीएम डीएम सब आपको सल्यूट ना करें तो कहिएगा, काम करिए। नियत होनी चाहिए मगर काम की, अगर नियत नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। अगर नियत नहीं है तो फिर आप कितनी भी कोशिश कर डालिए, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नियत ही नहीं है आपकी, नियत ही नहीं है आपकी। जिस दिन आप नियत करके आएंगे कि साहब हमको काम करना है, उस दिन सब हो जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ज़मीन पे ऐसी चीज़ें लाने में बहुत आसान है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल वैदत भाई आएंगे। बहुत आसान है ये सब कुछ करना, लेकिन ज़रूरत है इसके ऊपर बात करने की, इसके ऊपर सोचने की। लेकिन साहब ना हम इस पर सोचेंगे और ना हम इस पर काम करेंगे। दिक्कत तो यही आ जाती है कि हम ना इस पर काम करना चाहते हैं और ना हम सोचना चाहते हैं। हज़ारों करोड़ों की तादाद में मजदूर वापस आए हैं। अब बताइए मुझे कि ग्रामीण क्षेत्रों में इनको रोज़गार कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? क्या खाएंगे ये, कैसे खाएंगे बताइए? कलीमुद्दीन भाई कह रहे हैं कि अपनी टीम भेज दो। बिल्कुल भाई, आप व्हाट्सअप कीजिए मुझे, व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ। अपने क्षेत्र का, गांव का नाम बताइए, आप वहाँ के प्रधान से बात कराइए, अवश्य आएगी। हम तो तैयार हैं भाई, हम तो पूरे भारत के लिए तैयार हैं, हम तो पूरे भारत के लिए तैयार हैं। और जो मुमकिन होगा हम अलग से भी करेंगे, हैं? जो मुमकिन होगा वो हम अलग से भी करेंगे। ये नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में जितने, एक गांव मुझे दे दीजिए, आपके क्षेत्र में एक गांव दे दीजिए, जितने बेरोजगार वापस आए सबको गांव में रोजगार दूंगा। सिर्फ ग्राम निधि जो है, जो पंचायत में पैसा आता है। एक साहब कह रहे हैं कि अरे हमें भी रिप्लाई दो जी। जी यंगचन जी, क्या है आपका कमेंट्स? पहले मैं देखा नहीं था, अगर हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं, आप देख लूँगा। हैं, सिर्फ एक प्रधान मुझे दे दो, सबको दूंगा, सबको दूंगा, सबको रोज़गार दिलाऊंगा। बताइए भाई, ये नाचीज़ ग्राम प्रधान है, सुझाव दें, ज़रूर अमल होगा भाई। आप अच्छा, मोहम्मद कमर भाई प्रधान है। मोहम्मद कमर भाई, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपको वो सारे तरीके आपको बताए जाएंगे जो आपके ही क्षेत्र में जो बेरोजगार लोग बैठे हैं, सब काम पर लग जाएंगे, सब काम पर लग जाएंगे। कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साहब। आदर्श गांव बनाना कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नियत चाहिए। जैसा कि कमर भाई ने बताया, अगर ये देते हैं नंबर, बात होती है, तो इनके गांव टीम जाएगी और इनको करके दिखा के आएगी। साहब बहुत आसान है विकास, कोई कठिन कार्य नहीं है, कोई कठिन कार्य नहीं है। एक बात बताओ आप लोग, जिस भी गांव से हो, जिस भी क्षेत्र से हो, अब अपने गांव को इस टाइम नज़र में रखो और देखो वहाँ गंदगी कितनी है, देखो वहाँ सड़कों पे गड्ढे कितने हैं, देखो वहाँ ऐसी चीज़ें कितनी हैं जो आपके समाज को नुकसान कर रही हैं। अब सोचो कि उसमें कितना पैसा खर्च होगा अगर उनको बदलाव किया जाए। अच्छा, तो क्यों ना एक घंटा, एक घर से एक घंटा, सिर्फ एक घर से एक आदमी, एक घर से एक आदमी एक घंटा, जिस कार्य को वो बेहतर कर सकता है उस कार्य में वो गांव के लिए, अपने गांव के लिए, दूसरे गांव के लिए नहीं, अपने गांव के लिए एक घंटा समय दे। क्या कहते हैं? गांव में मेंबर होते हैं ना, गांव में मेंबर होते हैं, हर मोहल्ले के अलग। उस मेंबर की अगुवाई में, उसी मेंबर की अगुवाई में जिसको आप चुनते हैं, एक घंटा आपके मोहल्ले के लोग आपके मोहल्ले में काम करें, दूसरे मोहल्ले के लोग अपने मोहल्ले में काम करें, अपने अपने मोहल्ले में एक एक घंटा डेली, एक महीना दे करके देखना, फिर तुम्हारा एक घंटे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हारे एक घंटा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब एक ही महीने में क्लीन हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जो आज तक नहीं सॉल्व हुई थी। आपके यहाँ नहीं आता होगा सफाई कर्मी कि आपकी सड़कों को साफ़ करे, आपके यहाँ नहीं आता होगा कि आपके घर के आसपास गंदगी साफ़ हो जाए। आपके घर के पास जब निकलते होंगे तो एक गड्ढा होता होगा जिसमें फट से जाके पानी में
छिपा मारते होंगे बारिश में, या नालियाँ बह रही होंगी। अरे अपने घर की नालियाँ बह रही होंगी, मोहल्ले की छोड़िए, अपने घर की नालियाँ नाली जो है घर से निकाल दिया और सड़क पे बह रही हैं। क्या करना है उनके लिए? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है साहब। थोड़ी सी कोशिश करके देखिएगा, जो सड़कों पे नाली बहा दिया जाता है ना, और एक मेरे घर के नाली की वजह से 10 लोगों को और मुसीबत का सामना करना पड़ता है, उस क्षेत्र में गंदगी बीमारी सब फैलती है, वो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन करने की ज़रूरत है साहब, अगर कोशिश की जाए। गांव लेवल से विधायक और सांसद तो बहुत दूर की बात हो गई साहब। विधायक और सांसद चाहे तो क्या से क्या हो जाए, क्या से क्या हो जाए, लेकिन वो कहाँ चाहेंगे। सिर्फ मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ग्राम प्रधान की बात कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ। आदर्श ग्राम बनाने में 2 महीने से 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगेंगे और आदर्श ग्राम हो जाएगा। समझ रहे हैं साहब? तरीका होना चाहिए साहब, बात यह है कि तरीका होना चाहिए। हाँ, तो एक मैसेज कीजिएगा मोहम्मद कमर भाई, ठीक है? तो प्लीज़ आत्मनिर्भर, मोदी जी ने बता तो दिया है आपको, अब आत्मनिर्भर बन जाइए। जो 60 सालों से कह रहे थे कि हमें बनाओ, हमें देश हमारे हाथों दो, हम सरकार चलाएंगे, हम विकास करेंगे, आज जो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बन जाओ, तो अभी सुन लो उनकी तो काफ़ी सुनते आए हो ना, आज और सुन लो, आत्मनिर्भर बन जाओ। अब कोशिश ना करो कि किसी तरीके की सरकार से उम्मीद रखो, खुद आओ मैदान में, खुद करो। ज़रूरत यह है कि खुद करो। 10 में से सरकार आपको 10 रुपये भेजती है, जिसमें से आप तक 1 रुपये पहुंचता है। उस 1 रुपये का सही इस्तेमाल करवा दो गाँव में, उस 1 रुपये का सही इस्तेमाल करवा दो साहब, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी साहब। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बोलने से नहीं होता भाई, करने से होता है। अच्छा, तो हाँ, नहीं तो मेरी गलती है कमालुद्दीन भाई, मेरी गलती है। सही कह रहे हैं। नहीं, असल में देश में सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से हैं, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, करता नहीं, मेरी दिक्कत है। सही बात है, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मुझे करना चाहिए देश में। नहीं, सोचता हूँ, विचार करता हूँ इसके ऊपर कि मैं प्रधानमंत्री हूँ और मैं अपने देश को कैसे चलाऊँ, कि मैं बोलता हूँ, सिर्फ करता नहीं हूँ अपने देश के लिए। सही बात है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। कल से एक काम करता हूँ, 8 बजे लाइव आ जाता हूँ और घोषणा कर देता हूँ किसी चीज़ की, है ना, कि कल से ये शुरू हो जाएगा, शायद शुरू हो जाए। प्रधानमंत्री हूँ ना मैं, है ना। बिल्कुल वैदत भाई, मैं हाजिर हूँ 24 घंटे मैं हाजिर हूँ। तो अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ तो मुझे सोचना चाहिए था कि क्यों ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर प्रधानमंत्री हूँ तो भाई, अभी इसी लाइव में आपने बताया कि आप हमारे क्षेत्र में काम करें, हमारे गांव में करें, और इसी में आप पूछ रहे हैं कि आपकी टीम कब आ रही है। अब लाइव तो ख़त्म हो जाने दें, या पहले पहुंच जाएगी मेरे भाई, हैं? लाइव तो ख़त्म होने दें साहब, लाइव ख़त्म होने दें। मैंने नंबर लिख दिया है, व्हाट्सअप कीजिए मैसेज, ठीक है? चिंता ना करें, चिंता ना करें। हम हर ग्राम क्षेत्र के लिए, हर ग्रामीण क्षेत्र के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपकी नीयत होनी चाहिए काम करने की। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ भाई, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ तो मुझे करना चाहिए था। मैं सिर्फ बोलता रहता हूँ, दिक्कत की बात है, मुझे करना चाहिए था। प्रधानमंत्री छोड़ो साहब, प्रधान की भी ज़रूरत नहीं है मुझे बनने की, समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री छोड़ो, प्रधान बनने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, खैर, आप लोगों के दुआओं का असर है, आप लोगों के दुआओं का असर है कि हमें ना ही किसी पॉलिटिक्स में आना है और ना ही किसी पॉलिटिशियन का साथ देना है। हम आज़ाद ही ठीक हैं साहब, हम आज़ाद ही ठीक हैं। जो हमसे मदद लेना चाहे हम उसके लिए तैयार हैं, बेशक 24 घंटे तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद उन लोगों को बदलना है जो लोग आज तकलीफ़ में हैं, उस समाज को बदलना है जो समाज आज गहराई में जा रहा है। मकसद सिर्फ इतना है। इसमें जो लोग आगे बढ़ें, जो लोग एक कदम चलेंगे तो हम 10 कदम चलने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि एक कदम चलने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई, चल सकता हूँ मैं कदम, जो चलना चाहता हूँ। नीयत होनी चाहिए आपकी कि मैं कदम चलना चाहता हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एक दिन लाइव में बताया था, मैंने कहा भी था कि आप अपने क्षेत्रों के विधायक से बात कीजिए, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो बात कीजिए उनसे। लेकिन मुझे बाद में क्या पहले ही से पता था, मुझे पहले ही से पता था कि किसी आम इंसान में इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि अपने विधायक से सीधे बात कर ले वो,
क्योंकि विधायक बनने के बाद वो हिम्मत खत्म हो जाती है लोगों की कि अब इससे बात कर पाएँ। यही हमारे देश की प्रॉब्लम है। घुटनों टेकवा सकता हूँ आपके विधायक को मैं, आपके विधायक को घुटने पर ला सकता हूँ मैं। एक विधानसभा में अगर मैं चाह जाऊँ तो आपके विधायक, जो प्रेजेंट टाइम विधायक है ना, अभी चुनाव में यूपी मान लीजिए 2022 में चुनाव है, 2 साल हैं हमारे पास। इन 2 साल में हम विधायक को आपके घुटने पे ला करके रख देंगे। वो घुटने पे आके सर झुका के कहेगा कि साहब मुझे वोट देना। आपके घुटने पे आके कहेगा, वो घुटने के बल चलता हुआ आएगा आपके पास। और उसके बाद भी, चुनाव के बाद भी आपके एक फ़ोन पे दौड़ के आएगा। लेकिन मामला क्या है ना, आपको जागरूक होना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप जागरूक नहीं हुए तो कोई फ़ायदा नहीं। कमाल की बात है, हमारे पैरों पर गिर करके वोट मांगने वाले लोग, हमारे पैरों पर गिर के वोट मांगने वाले लोग दूर से हमें ऐसे दिखाते हैं कि जा रहा हूँ साहब, जो करना है कर लेना। कमाल है साहब। उसके बाद फिर आते हैं, फिर वोट लेके जाते हैं। मालूम है क्यों? उनको पता है कि 5 साल में इतना कमा लेना है कि 5 बार विधायक बन सकें खर्चा करके। बोलते हैं इस बार चुनाव कितने में हुआ था? 1 करोड़ में। अच्छा, इस बार 2 करोड़ लग जाएगा। कमाल है साहब, 2-4 लाख वोट लेने के लिए 2 करोड़ लग रहा है, और उसी 2-4 लाख वोटर्स के लिए 2 करोड़ का काम नहीं हो रहा है। आप क्या बेच रहे हैं? ये सब्जी नहीं है साहब जो आप बेच रहे हैं। ये अपने बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं आप वोट के नाम पे। समझ रहे हैं साहब? ये खेत में उगाई गई सब्जी नहीं है, ये धान चावल गेहूं नहीं है, ये आप अपने बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं। समझ रहे हैं साहब? ये आपका ठप्पा जो है ना, वोट, ये अपने बच्चों का भविष्य है जो हम बेच रहे हैं नेताओं के हाथ। और ये खरीद करके, आपके बच्चों का भविष्य खरीद करके अपने बच्चों को दे देते हैं। उनके बच्चे पॉलिटिशियन बन जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन जाएंगे, ऑफिसर बन जाएंगे, क्योंकि आप सबके बच्चों का भविष्य खरीद लिया है उन्होंने और सारा हिस्सा अपने बच्चे को दे दिया है। तो उनके तो बन गए साहब। आपके बच्चे फिर सर पे झव्वा रख करके मजदूरी करेंगे, कहीं दिल्ली, कहीं मुंबई, और फिर से कभी कोई ऐसी आपदा आएगी, फिर से हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के आएंगे। उसके बाद कोई नेता आएगा, हम आपके साथ हैं, और हो गए हम उसके मुरीद कि हम आपके साथ हैं। वाह क्या बात, कमाल है साहब। मज़दूरों पे बात होती है हमारे देश में, बेरोज़गारी पे बात होती है, उसमें एक भी बेरोज़गार नहीं बैठता है, एक भी मज़दूर नहीं बैठता है, और बात होती है मज़दूरों पे और बेरोज़गारी पर। वाह साहब वाह। कानून पास होता है कि 8 नहीं 12 घंटे मजदूरी करना पड़ेगा। बिल पास होता है, और बिल पास जो होता है उस पर बहस करने के लिए कोई मजदूर नहीं होता है। मजदूर जिनको वोट बेचते हैं वो लोग होते हैं। आपने तो वोट बेच लिया था उनके हाथ, अपने सांसद के हाथ। वो सांसद क्यों कहेंगे कि नहीं साहब ये 8 घंटे काम करेंगे, 12 घंटे क्यों करें? नहीं 12 घंटे नहीं करेंगे। तो कहेंगे अच्छी बात है, साला मेरे साथ वोट बेचा था, रुक जाओ, कसर निकालेंगे, पिछली बार 12 घंटे काम करवाएंगे हम तो अपनी फैक्ट्री में, हो गया काम। तुम्हारे हक में बात क्यों करे? तुम्हारे हक में बात क्यों करे वो? साहब ये वोट बड़ा कीमती है। ताकत को समझा नहीं है भारतवासियों ने, लोकतंत्र का मतलब ही नहीं समझे हो। बहुत ताकत है इस एक वोट में, बहुत ताकत है। अगर ये एक वोट चाहे ना तो अर्श से फर्श पे पटक दे अच्छे अच्छों को। जो आज निकलते हैं तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है, कल आपके बीच आकर के भीख मांगेंगे। गृह मंत्री को देखा है कभी? पास से कभी देखा है? नहीं ना, टीवी पे देखते होगे। वोट मांग रहा था, घर घर जाके वोट मांग रहा था गृह मंत्री, याद है? पिछले दिनों दिल्ली में चुनाव था, घर घर जाके वोट मांग रहा था, पोस्टर बांट रहा था, याद है? गृह मंत्री देश का घर घर जाकर के वोट मांग रहा था। बताइए कितनी बड़ी ताकत है इस वोट की। लेकिन साहब हम इस वोट की ताकत को ही नहीं समझे। दुख हमें इस बात का कि हम इस वोट की ताकत को समझे ही नहीं। यही दिक्कत है। अगर हम समझ गए होते इस वोट की ताकत को तो आज ये ना करना पड़ता। अच्छा, कमेंट्स फिर से रुक गए थे। बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आप लोगों के कमेंट्स फिर से रुक गए थे।
अच्छा, रजनीश कुमार सिंह। बेटा क्या है ना, मैंने कहा ना कि अगर तुम्हारे नाजायज़ बापों ने स्कूल बनाए होते तो तुम पढ़े लिखे होते, और पढ़े लिखे होते तो तुम्हें आज यहाँ आकर के मुझे गालियाँ गालियाँ ना देने पड़ती और गालियों की स्पेलिंग गलत ना होती, कम से कम गालियों की स्पेलिंग तो ठीक होती। जाओ पढ़ो, हमारे पास वो स्कीम भी है जो तुम जैसे लोग भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, तुम जैसे लोग भी पढ़ सकते हैं। लंगरूट, तुम जैसे लंगरूट लठ जो होते हैं, जो सिर्फ लट्ठा जैसे बढ़ गए हैं बस, वो भी पढ़ने की स्कीमें हैं हमारे पास। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। बाकी डिजिटल इंडिया बनाने से कोई बढ़ेगा नहीं, समझ रहे हैं साहब? ज़मीनी हकीकत सोचो, हवा में तीर न चलाओ। हवा में तीर न चलाओ कि हम प्रधानमंत्री चुनेंगे। अमेरिका के बाप ना बनो। भारत में आओ, भारत की समझो, भारत की ज़मीनी हकीकत देखो कि वहाँ एक प्रधान, एक विधायक, एक सांसद चुना जाता है, प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है। समझो इस बात को। हाँ भाई ठीक हैं जुल्फी भाई, ठीक हैं। आपको, आप कहाँ से भाई? मैं पहचाना नहीं। खैर, तो इस चीज़ को समझो प्लीज़। हवा में तीर ना चलाओ। अमेरिका के अब्बा बनने की कोशिश ना करो कि हम तो सीधे प्रधानमंत्री चुनेंगे। वो कोई मतलब नहीं है कि विधायक कौन बन रहा है, सांसद कौन बन रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो मुख्यमंत्री जानते हैं सीधे। हम मिलने के लिए मरते रहते हो, मिल नहीं पाते हो। आपको ये बहुत बहुत मुबारक हैं। इसलिए अपने क्षेत्र का विधायक चुनना सीखो, मुख्यमंत्री खुद ही चुन जाएगा। ठीक है? जब अच्छे विधायक चुनोगे ना तो मुख्यमंत्री खुद ही चुन जाएगा। कौन से पार्टी से कोई मतलब नहीं। मैं नहीं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करना। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई अच्छा नागरिक खड़ा है आपके क्षेत्र में, उसको भी वोट करो। अगर अच्छा आदमी खड़ा है आपके क्षेत्र के लिए, अच्छा कर सकता है, उसको चुनो। और ये तो बिल्कुल ख़त्म कर दो कि साला बाहर से कोई आया है और जीत के चला जाए। ना 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 ना, हमारे क्षेत्र के मर गए हैं क्या सब? हमारे क्षेत्र के लोग मर गए हैं क्या? शुक्रिया प्रदुम भाई। हमारे क्षेत्र के लोग क्या मर गए हैं? जो हम, जो है, बताओ, हम यूपी के हैं, मध्य प्रदेश से कोई आ रहा है हमारे यहाँ विधायक की जीत ही चला जा रहा है। वाह भैया वाह। हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई ईमानदार आदमी नहीं बचा था जो विधायक बन सकता। हमको बाहर से उठाना पड़ा एक ठो है। दूसरे लोकसभा से, दूसरे विधानसभा से छोड़ो, हैं, दूसरे विधानसभा से छोड़ो, साला दूसरे प्रदेश से लेके आए हम उसको अपने क्षेत्र में जिताए हैं। कमाल के हैं साहब हम तो। इतने भी दानी मत बनो भैया, इतने भी दानी मत बनो कि दूसरे क्षेत्र से ला करके किसी को जिता दो। वो क्या हो, बना विधायक हो, निकल लिया, जाओ। फिर आया तुम्हारे क्षेत्र में, देखा तुम्हारे सड़कों इकट्ठे, मतलब किस नाम पे वोट दिए थे भाई? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं भाई दिल्ली। किस नाम पे वोट दिए थे? आप अपने स्कूल के नाम पे वोट दिए थे, आप अपने हॉस्पिटल के नाम पे दिए थे, अपने सड़कों के नाम पे दिए थे, अपने क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ डालने के लिए वोट दिए थे, अपने क्षेत्र में लोगों को रोज़गार देने के लिए दिए थे। किस लिए दिए थे? किस लिए दिए थे भाई? किसी भी राजनीतिक पार्टी को जीता, मुझे नहीं पता आपके क्षेत्र में किस पार्टी के विधायक है। जिसको भी दिए थे, क्यों दिए थे? क्या सोच के दिए थे? कोई तो वजह होगी। क्या सोच के दिए थे? कौन है ये भैया? दादा हैं, चाचा हैं, नाना हैं, बाबा हैं, मौसी के जेठ के लड़के हैं? क्या है भाई ये? क्यों कर दिया था ये वोट? क्या वजह थी? कुछ तो बात रही होगी। कमाल है साहब। हमारे यहाँ स्कूल की हालत जर्जर है, कभी भी गिर सकता है स्कूल, उसमें बच्चे मर सकते हैं, और हमारे विधायक जी जीत करके अपने घर चले गए। कमाल है, हद हो गई। हॉस्पिटल में एक ही टैबलेट हर मर्ज में दिए जा रहे हैं, विधायक जी जीत गए और चले गए। कमाल है साहब। सड़कें जहां की तहां पड़ी हैं, भूख वहीं की वहीं पड़ी है, और विधायक जी आए थे और चले गए जीत के। तो फिर वोट किस नाम पे दिया था आपने? किस नाम पे दिया था? क्या आपके क्षेत्र में एक भरोसेमंद आदमी नहीं रह गया है? मिल के जिता सकते हैं उस आदमी को, मिल करके आप सब लोग बात करके उससे काम भी करवा सकते हैं, लेकिन जिससे पैसा लेकर के आप उसको जिताएंगे, उससे आप काम नहीं करवा सकते हैं। एक आदमी को अगर आप चुनेंगे, आप सब बिना पैसे के, बेपैसे के, पैसा नहीं लेंगे उससे, और उसको चुनेंगे, तब जाकर के आप उससे काम करवा सकते हैं कि साहब मैंने तुम्हें वोट दिया था, मैंने तुम्हें खड़ा किया था, हम क्षेत्रवासियों ने तुम्हें खड़ा किया था और जिताया था, अब हम चाहते हैं कि ये काम किया जाए।
उसको भी लगेगा कि यही लोग मुझे चुने हैं, इनका काम करना पड़ेगा, दबाव बनेगा। जब तक दबाव नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। लेकिन आज क्या होता है, आए दूसरे प्रदेश से सायरन बजाते हुए, 2-4 पीछे फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो लगी हुई हैं, गर्दा उड़ा दिए। वो गर्दा भी हमारे ही घरों पे आना है, उनकी टायर से जो गर्दा उड़ेगा वो भी हमारे ही घरों पे आना है, हमारे ही कपड़ों पे आना है, हमारे ही चेहरे पे आना है। और उसी गर्दे में हम इतने अंधे हो गए कि हम उनको वोट दे दिए और चले गए। वो बात खत्म, हम जहाँ के तहाँ रह गए साहब। शुक्रिया भाई। खैर चलिए, उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों के समझ में आया होगा। अगर किसी एक भाई के भी समझ में आया होगा ना, किसी एक भाई के भी समझ में आया होगा, तो मेरा जो टाइम गया इधर ना, कम से कम ये कह सकता हूँ कि वो वेस्ट नहीं गया है। और मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ व्हाट्सअप नंबर पे कुछ मैसेजेस आएंगे जो कार्य करने के लोग इच्छुक होंगे। 7 महीने हो गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं आया प्रधान निधि में। और इसके अभी तो लास्ट स्टेज पे है प्रधान। अभी तो सितंबर में चुनाव भी हैं, इससे पहले और मनरेगा भी है, उससे काम हो सकता है। लेकिन अभी तो आई थिंक काम रुकने वाला भी होगा, निधि वगैरह भी रुक गई होगी, और मुझे लगता है कि लॉक भी होने वाली होगी। अभी बस्ता जो है जमा होने वाला होगा आई थिंक, क्योंकि सितंबर में चुनाव है प्रधान के। हाँ, एक काम और हो सकता है, प्रधान के चुनाव आ रहे हैं। आप सब गांव के वोटरों के लिए अवसर है, बहुत बढ़िया अवसर है। हर आदमी को गांव के आप अच्छे से जानते हो, उसकी नीयत को जानते हो, उसके हाल को जानते हो, उसके चाल को जानते हो, उसके कार्य को जानते हो। शुक्रिया मेरे भाई अवरण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अब इस टाइम वोट करने के बारे में सोचना तो सोच के सोचना, सोच के सोचना किसको वोट करोगे और किस लिए करोगे। प्रधान को वोट तो करोगे, लेकिन किस बिना पे करोगे। कौन सा कमेंट का रिप्ले आएगा, अब्दुल वहाब भाई कह रहे हैं कौन से कमेंट्स का आएगा रिप्ले। देखते हैं भाई आपका कमेंट्स अगर कोई रहेगा तो। अच्छी बात करते हैं, शुक्रिया भाई। सिर्फ इसलिए कि मुसलमान को परेशान करें, भाई भरोसा किस पर करें। जिस दिन जातिवाद हट जाएगा उस दिन इंडिया में, उस दिन हाँ बिल्कुल, जातिवाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है हटाने के लिए। और जातिवाद हटाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सब लोग एक साथ मिलकर करेंगे जब ये काम, तो सब कुछ होगा। आपके भी बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे भाई। जी शैलेंद्र भाई, है ना। तो जातिवाद भी तभी ख़त्म हो सकता है जब वो ज़मीन लेवल से ज़मीनी हकीकत उसकी चेंज की जाएगी, बदली जाएगी, तभी बदल सकता है, तभी बदल सकता है। अभी तो बने हैं प्रधान नहीं कहाँ से भाई? अच्छा यूपी के नहीं हैं आप, कहीं और के हैं क्या? अगर यूपी के हैं तो यूपी में तो आई थिंक चुनाव होने वाले हैं सितंबर में प्रधानी के। अगर अभी हैं तो, अगर अभी आप बने हैं प्रधान तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन मौका है अपने समाज के लिए काम करने का, अपने समाज के लिए कार्य करने का बहुत बेहतरीन मौका है। हाँ देखते हैं रिजवी साहब। नहीं जुल्फी भाई नहीं खड़े होंगे, छोटा वाला भाई खड़ा होगा इस बार। खैर जो भी हो, बहरहाल आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कुछ समझे होंगे, और आप नहीं समझे होंगे तो क्या करना है। एक आदमी पूरे देश को नहीं बदल सकता है, समझा सकता है आपको, बदल नहीं सकता है। मैं और मेरी पूरी टीम आपके क्षेत्र में, आपके गांव में आने को तैयार है। आप जब चाहें, जैसे चाहें आकर के आपको वो सब कुछ बताया जाएगा, करके दिखाया जाएगा जो आपके समाज के लिए बेहतर है। सब कुछ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। मैं नहीं कहता हूँ लाखों करोड़ों का बजट चाहिए उसके लिए, नहीं साहब। आपके प्रधान निधि में ही काम हो जाएगा, नरेगा में ही काम हो जाएगा, समझ रहे हैं, उसी में काम हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बगैर पैसे के हो जाएंगी, ये भी बात है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बगैर पैसे के होंगी, लेकिन उसको अमल में लाना ज़रूरी है। बाकी सब कुशल मंगल है। दुआओं में याद रखिएगा, जो भक्त गण में गाली देते हैं वो सुबह शाम 2 बार कम से कम तो गाली दिया करें, क्योंकि उनकी गालियों से मुझे ये लगता है कि मैं वो कर रहा हूँ जो उनके लिए ख़तरा है। इसलिए गाली देते रहो मेरे भाई, मुझे असर नहीं पड़ता। धन्यवाद, जय हिंद।